गाजा सिटी एक शापित शहर। जी हां, गाजा सिटी पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा इलाका जो इन दिनों इजराइल की बारूदी तपिश झेलने को मजबूर है। यहां ना जान महफूज है न जहान। गाजा सिटी में जिंदगी का मोल कितना है, आइए अब आपको दिखाते हैं। पिछले 7 अक्टूबर के बाद से शहर क्या से क्या हो गया, इसका पूरा दस्तावेज है ये शो। गाजा सिटी एक शापित शहर। मैं सोचता हूं कि क्या इस मलबे में खुदा दब गया है। हर घर एक कैद खाना है और हर कमरा एक पिंजरा। सिर्फ शव यात्राएं हैं। गाजा ये नगरी गर्भवती है लोगों से और कोई उसके दर्द में मदद नहीं करता। कोई सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, हवाई अड्डा नहीं है, सांस लेने को हवा तक नहीं है। गाजा सिटी एक शापित शहर। अभी आपने जो सुना वो फिलिस्तीन के राष्ट्र कवि का दर्जा रखने वाले महमूद दरवेश की गाजा शहर पर लिखी कविता का अंश है। मायूसी में लिखा गया मरसिया, जो गाजा का अतीत है, वर्तमान और शायद भविष्य भी। लगभग 5000 साल से जंग में उजड़ने, फिर बसने और फिर उजड़ जाने के लिए शापित ये शहर इस वक्त इजराइल के निशाने पर है। कंक्रीट की मजबूत दीवारों और कटीले तारों की बाड़बंदी करके इजराइल ने 30 साल में अपने लिए जो सुरक्षा घेरा तैयार किया था वो टूट गया। 7 अक्टूबर 2023, गाजा इजराइल बॉर्डर। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था। उस दिन सिर्फ गाजा और इजराइल के बीच की दीवार नहीं टूटी, बल्कि इजराइल के सब्र का बांध भी टूटा। सात अक्टूबर का दिन और आज का दिन। इजराइल के आसमानी और जमीनी हमलों ने 45 किलोमीटर लंबी और लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी को खंडहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे गाजा शहर में मलबा है,
बारूदी गंध है, खंडहरों में खून के छींटे हैं और जलते सड़ते मांस की दुर्गंध भी। गाजा शहर का हाल वैसा ही हो चुका है जैसा महमूद दरवेश की कविता में था। हर घर एक कैद खाना है और हर कमरा एक पिंजरा, सिर्फ शव यात्राएं हैं। गाजा ये नगरी गर्भवती है लोगों से और कोई उसके दर्द में मदद नहीं करता। कोई सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, हवाई अड्डा नहीं है, सांस लेने को हवा तक नहीं है। गाजा का वर्तमान जितना डरावना है, भविष्य उतनी ही दहशत से भरा हुआ। इजराइल और गाजा के बीच हो रही जंग के पहले 3 हफ्तों में लगभग गाजा पट्टी में 8,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें से 3,500 बच्चे और 2,000 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। और इस जंग में जो बम और बारूद से गाजा पट्टी की जमीन पर बच गए, उनके लिए भी अब गाजा किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। Gaza has become a graveyard for children. It's a living hell for everyone else. And yet the threats to children go beyond bombs and mortars. इजराइल ने कसम खाई है कि जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटेगा, तब तक वो गाजा पर आग बरसाता रहेगा। तब तक गाजा पट्टी में कितनी लाशें बिछ चुकी होंगी, इसका हिसाब समझ लीजिए। CIA के मुताबिक हमास के लड़ाकों की संख्या 20 से 25,000 से कम तो कतई नहीं है। ये यदि जो वहाँ बंधक हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इससे निपटना, ये खुद हथियार डाल देंगे। उनके टॉप कमांडर्स मारे गए हैं तो वो एक बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। और नहीं है, यदि लड़ने के मादा है तो वो टनल वॉरफेयर में आपका कब नहीं होगा वो। फिर उसके लिए क्या, एक बार यदि वहाँ से निकल जाते हैं तो मेरे ख्याल से इजराइल विल नॉट होल्ड एनी बार। वो तो सारी चीज़ करेगा, चाहे उसमें टनल में पानी डालना हो, जो फ्लडिंग कहते हैं। और फ्लडिंग का ऐसा सिलसिला भी है। देखिए, इसके पहले इजिप्ट ने भी 2,500 टनल्स हुआ करते थे जो गाजा से इसमें जाते हैं इजिप्ट में, उनको भी बर्बाद किया है। इजराइल पर दबाव डालने के लिए एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर उसकी दुश्मनी हमास के साथ है तो गाजा में अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर बमबारी क्यों? There is fuel in hospitals in Gaza. इसका जवाब इजरायली डिफेंस फोर्स दे चुकी है। बाकायदा नक्शा दिखाकर पूरी दुनिया को बता चुकी है कि हमास पर जब भी आफत आती है तो वो बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और महिलाओं के पीछे छिप जाता है। गाजा की जमीन पर नजर आने वाले रेफ्यूजी कैंप, अस्पताल या यूनिवर्सिटी की इमारतों के नीचे भी एक दुनिया है। מחרטה ומחסן של פצמ"רים, של רקטות, אפשר לראות פה משגרים. פה מתחתנו יש שקים מלאים בקלצ'ניקובים, פה יש דגלים, דגלי חמאס, והאירוע הזה בתוך בית ספר, ממש כיתת לימוד. Shifa is not the only hospital, it is one of many. Hamas' use of hospitals is systematic. When medical facilities are used for terror purposes, Hamas not only endangers the lives of Israelis, civilians, but also exploit innocent Gazan civilians as human shields. इस जवाब से भी एक सवाल पैदा होता है
कि जब इजराइल डिफेंस फोर्स को मालूम है कि गाजा के किस कोने में, किस इमारत के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है, तो पूरे गाजा को खंडहर बनाने का क्या मतलब? सवाल वाजिब है, लेकिन चुन चुनकर हमास के अड्डों को खत्म करने के लिए इजरायली फोर्स यानी आईडीएफ को जमीन पर उतरना पड़ा। जंग के शुरुआती दिनों में मिसाइल और लड़ाकू विमानों से यह जंग शुरू हुई थी, लेकिन आज की तारीख में इजरायली फोर्स टैंक और तोप के गोलों से ये इस जंग को लड़ रही है। गाजा में जमीन पर जंग आसान है या खूनी घमासान तय है? इसका ट्रेलर देख लीजिए। 17 जुलाई 2014, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन। इजरायली सेना 2005 के बाद पहली बार गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए दाखिल हुई। इरादा तब भी यही था कि हमास को खत्म कर देना है। The commander took 6 tanks. We stood in a row in front of El Burej, and he told us over the radio, "Good morning, El Burej. 3, 2, 1, fire!" And the whole tanks just fired on random buildings and random targets. Most of our shooting was random. We didn't thought about civilian casualties and moral, and some people thought it's like a shooting range. Some people thought it's fun. इजराइल के हर सैनिक को एक ही हुक्म था कि अगर कोई बच्चा या महिला भी नजदीक आए तो बेहिचक गोली मार देना। The rules were, if we see civilians, if we can see something 200 meters or closer to us, it's not a civilian at all. It's maybe a watcher for Hamas forces or a suicide bomber or just a terrorist. So we had no brief about civilians because it's too close to us, we can shoot and kill it. इजरायली सेना के उस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हमास तैयार नहीं था। हमास ने सोचा भी नहीं था कि 3 टीनेजर बच्चों के अपहरण और हत्या का बदला लेने के लिए इजरायली सेना टैंक लेकर गाजा में घुस जाएगी। गाजा में घुसने की इजरायली सेना को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जंग के पहले 6 हफ्ते में इजरायली सेना के 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 450 से ज्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं। इसी जंग के दौरान गाजा पट्टी की जमीन पर इजराइल को हमास के द्वारा बिछाए गए चक्रव्यूह का भी पता चला। सुरंगों का वो जाल जो गाजा के इतिहास का हिस्सा है। साल 2014 की जंग में इजरायली सैनिकों का सामना एक और सुलगते सवाल से हुआ। तब इजरायली सेना की कार्रवाई में गाजा पट्टी में लगभग 2200 लोग मारे गए थे, जिनमें 70% बेगुनाह थे, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। गाजा में मौत का वो मंजर और उसके बाद हमास की ताकत देखने के बाद इजराइल के एक सैनिक को ये समझ में आ गया कि मरने मारने का ये चक्र क्यों खत्म नहीं होता। That will only strengthen them, even if we dismantle and are able to defeat the physical terrorist organization Hamas. We will be strengthening the idea of violent resistance, because the only way to defeat the idea of violent resistance is to create an alternative and to work towards an alternative, one that our government is fundamentally opposed to. So this government can't defeat Hamas. गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है, जिसकी वजह सुरंगें हैं। क्योंकि हमास के अलावा गाजा पट्टी में बिछाई गई सुरंगों के बारे में कोई नहीं जानता कि इसका ओर और छोर कहां पर स्थित है। डर यह भी है कि उन सुरंगों में लैंड माइन्स बिछाकर हमास के लड़ाके इजरायली सेना का इंतजार कर रहे हों और उनके पहुंचते ही विस्फोट करके इजरायली सैनिकों को उसी में दफन कर दें। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का पहला टारगेट है हमास की सुरंगें, जिनका जाल कितना उलझा हुआ है इसका अंदाजा इजरायल की खुफिया एजेंसियों को भी नहीं है। गाजा के उत्तरी छोर से मिस्र की सीमा तक फैली इन सुरंगों में हमास के हथियारों का गोदाम है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है और जरूरत पड़ने पर यही सुरंगें हमास के लड़ाकों का शेल्टर होम भी बन जाती हैं। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया
उनको भी इन सुरंगों में ही छिपाकर रखा गया है। We started walking in the tunnels where the earth was moist and it was always humid. We reached a hall where we gathered, some 25 people. ऐसा नहीं है कि ये सुरंगें रातों रात बन गई। इजराइल को पहले से मालूम था कि हमास के लड़ाके सुरंगें बना रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए भी होता है और इजराइल के नागरिकों को अगवा करने के लिए भी। इजराइल ने कई बार हमास की सुरंगों का नेटवर्क नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, लेकिन पूरी कामयाबी कभी नहीं मिली। खबर यह है कि इजराइल ने हमास के सुरंगों को खत्म करने के लिए मिस्र की भी बड़ी मदद ली है। इजराइल को शक था कि इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास मिस्र के जरिए हथियारों के साथ अन्य सामानों की तस्करी करता है और तस्करी के इन्हीं सामानों से हमास का पूरे गाजा पट्टी में कारोबार चलता है। लिहाजा सितंबर 2015 में मिस्र ने हमास की सुरंगों में पानी भर दिया। इससे कुछ सुरंगें तो बर्बाद हुई, लेकिन तब तक हमास ने पूरे गाजा पट्टी में अपना पाताल लोक बसा लिया था, जिसे नाम दिया गया गाजा मेट्रो नेटवर्क। गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल नया है, उनका इस्तेमाल नया है, लेकिन इनका इतिहास बहुत पुराना है। वक्त के साथ सदियों पहले दफन गाजा की पुरानी सुरंगों का सुराग पहली बार साल 2010 में मिला। मिस्र गाजा बॉर्डर पर मिस्र के कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों को 2000 साल पुरानी सुरंगों के बारे में पता चला। उनकी खुदाई शुरू हुई तो मालूम हुआ कि ये सुरंगें गाजा पट्टी तक फैली हुई हैं। इन सुरंगों में कुछ पुराने सिक्के भी मिले, जिनसे अंदाजा लगाया गया कि 2000 साल पहले जब फिलिस्तीन पर रोमन साम्राज्य का हमला हुआ था, उसी दौर में इन सुरंगों को बनाया गया होगा। Our work is very dangerous here. We're very close to the smuggling tunnels. More than once we've had to evacuate because of Israeli planes bombing the tunnels. The planes don't spot any difference between the workers here and those digging tunnels, but for now it's quiet. गाजा की जो जमीन है वो एक टनल के लिए बहुत पर्याप्त है और वहां पर जो स्मगलिंग या सामानों का आना या चोरी छिपे चीजों का होना ये बहुत पुराना है। वहां पर इन सुरंगों के माध्यम से सभी चीजें आती थी। ऐसा माना जाता था इन सुरंगों से तकरीबन 500 किलो एवरी डे स्टील और तकरीबन 2000 किलो सीमेंट बैग एवरी डे स्मगलिंग होती थी। तो ये तो एक जिससे ही ये सुरंगें बनाई गई हैं, उसका वेपन्स हैं, हथियार हैं, लोगों का आना जाना, रसद, खाना, पानी और स्मगलिंग का ही कारण है कि गाजा इतना अट्रैक्टिव रहा है पूरे फिलिस्तीन के। गाजा और सुरंगों का जंग से रिश्ता 2000 साल पुराना है, लेकिन समंदर के किनारे बसा 5000 साल पुराना ये पहाड़ी शहर उससे पहले भी जंग में कई बार उजड़ चुका था। जंग में खाक होना और फिर उसी खाक से उठ खड़े होना गाजा की फितरत भी है और शायद मुकद्दर भी। गाजा पट्टी के एक तरफ भूमध्य सागर है तो दूसरी तरफ नेगेव का रेगिस्तान है। दूसरे अरब देशों की तरफ गाजा पट्टी के पास ना तो तेल के कुएं हैं, ना ही सोने और हीरे की खदानें हैं। उसके बावजूद गाजा पट्टी की जमीन पिछले 5000 सालों से जंग का मैदान क्यों बनी हुई है? गाजा का शापित इतिहास आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल बात उस गाजा पट्टी की जो आज दुनिया के नक्शे पर है। वो बार बार मिटता है और फिर खड़ा हो जाता है। ये सिलसिला पहले विश्व युद्ध से ही जारी है। ये आज का गाजा है जिसकी तबाही देखकर रूह कांप जाती है।
लेकिन गाजा पट्टी के लोगों के लिए ना तो ये तबाही नहीं है और ना ही ये मंजर। उन्हें बर्बाद होकर फिर से आबाद होने की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि गाजा के लोग भी भूल चुके हैं कि कभी ये शहर गुलजार भी हुआ करता था। ये तस्वीर भी गाजा पट्टी की ही है, जहां के खूबसूरत बीच पर सैलानियों की रौनक हुआ करती थी। पर्यटन के लिए यहां रिजॉर्ट भी खुले थे और पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी भी। फिर ये शहर खंडहर में बदलने के लिए अभिशप्त क्यों हुआ? ये कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के अंतिम चरण में। छब्बीस मार्च 1917, गाजा, दक्षिण फिलिस्तीन। गाजा समेत पूरा फिलिस्तीन तब तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य को पस्त करने के इरादे से गाजा पर हमला किया, जिसमें गाजा बर्बाद तो हुआ लेकिन हारा नहीं। जंग के पहले ही दिन ब्रिटिश आर्मी अपने 532 सैनिकों की मौत के बाद वापस लौट गई। एक महीने बाद 17 अप्रैल 1917 को ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने गाजा पर दोबारा हमला किया। इस बार जंग 3 दिन चली। ब्रिटेन और फ्रांस के 500 से ज्यादा सैनिकों को मारकर ऑटोमन साम्राज्य की गाजा फोर्स ने दोबारा उन्हें पीछे ढकेल दिया। लगभग 7 महीने बाद 1 नवंबर 1917 को गाजा पर तीसरा हमला हुआ। इस बार ब्रिटेन और फ्रांस के गठबंधन में इटली भी शामिल था। 24 घंटे में गाजा ब्रिटेन के कब्जे में जा चुका था। साल 1922 में ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया और अब गाजा समेत पूरा फिलिस्तीन ब्रिटेन की मिल्कियत बन चुका था। पहले विश्व युद्ध के खंडहरों को समेटकर ब्रिटेन की सरपरस्ती में गाजा फिर से आबाद हुआ। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन को बांटने का फैसला हुआ तो गाजा एक बार फिर जंग का मैदान बन गया। इस बार तबाही बारूदी नहीं, मानवीय त्रासदी की शक्ल में सामने आई। वो साल 1947 था। इजराइल को यहूदी देश बनाने के विरोध में अरब इजराइल जंग छिड़ी, जिसमें जान बचाने के लिए फिलिस्तीन के बाकी हिस्सों से भागे लोगों ने गाजा में ही शरण ली। गाजा अब फिलिस्तीनी अरब शरणार्थियों से पट गया, जिनके सिर पर इजराइल से बदला लेने का खून सवार था। उन्नीस 1948 में गाजा को मिस्र ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अगले 11 साल तक गाजा में फिलिस्तीनियों की सरकार मिस्र की सरपरस्ती में चली। गाजा फिर से आबाद हो रहा था, लेकिन 1959 में गाजा को यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के हवाले कर दिया गया, जो मिस्र और सीरिया का गठबंधन था।
गाजा पर इजराइल का शिकंजा साल 1967 के अरब इजराइल युद्ध में कसा। सिर्फ 6 दिन में अरब देशों के गठबंधन को पस्त करके इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर लिया। गाजा में फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध उसी के बाद शुरू हुआ। हर 2-3 साल पर गाजा से इजराइल पर कोई ना कोई हमला हुआ और हर हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा को खंडहर बना दिया। गाजा को मिट्टी में मिलाने और फिर से बसाने का खेल उसी के बाद शुरू हुआ। दिलचस्प यह है कि इजराइल को अपनी रक्षा के लिए गाजा पर कहर बरपाने की खुली छूट जिस अमेरिका ने दी, वही अमेरिका वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस के जरिए गाजा को फिर से बसाने के लिए पैसे भी देता रहा। गाजा को मिलने वाली मदद भी 2, 4 या 10 करोड़ डॉलर की नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रिपोर्ट के मुताबिक साल 1994 से 2020 तक संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने फिलिस्तीन को लगभग 40 अरब डॉलर की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई। अकेले गाजा पट्टी को साल 2014 से 2020 के दौरान 4.5 अरब यानी 450 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता दी गई। संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन से अगर कोई कसर रह गई तो उसे कतर पूरी कर देता है। गाजा में खंडहर हो चुकी इमारतों को फिर से बनाने के लिए कतर की सरकार हर वक्त अपनी तिजोरी खोले बैठी रहती है। लिहाजा गाजा के लोगों को अब इस बात से कतई डर नहीं लगता कि इजराइल उनके शहर को जमींदोज कर देगा। गाजा के लोगों की किस्मत भी बहुत अजीब है। पिछले 5000 सालों से गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों पर कोई ना कोई महाशक्ति कहर बरपाने के लिए आ जाती है और उसी वक्त दूसरी महाशक्ति उन्हें बसाने के लिए आ जाती है। गाजा का शापित इतिहास खुद को उस दौर से दोहरा रहा है जब ना तो यहूदी धर्म और ना ही इस्लाम धर्म का कोई भी वजूद था। साल 332 ईसा पूर्व गाजा। विश्व विजय अभियान पर निकले यूनान के राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना मौजूदा लेबनान के टायर शहर को जीतकर आगे बढ़ी। अलेक्जेंडर का इरादा मिस्र को जीतने का था, जिसका सबसे आसान रास्ता गाजा से होकर ही जाता था। गाजा तब फारसी मिस्र साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। गाजा में फारसी मिस्र साम्राज्य का कमांडर बातिस था, जिसने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। गाजा को अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। भीषण घमासान के बाद गाजा के 15,000 सैनिकों में से 11,000 सैनिक मारे गए। गाजा के कमांडर बातिस को भी मौत के घाट उतार दिया गया। गाजा को तहस नहस करके अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना आगे बढ़ गई। ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग में बसे गाजा पर यह पहला बड़ा हमला था। उससे पहले गाजा की अहमियत ट्रेड रूट यानी व्यापार के रास्ते के तौर पर थी। अफ्रीका और एशिया के बीच कारोबार करने के लिए सबसे आसान समुद्री रास्ता गाजा से ही गुजरता था। इसलिए ईसा पूर्व लगभग 3300 यानी आज से करीब 5000 साल पहले मिस्र साम्राज्य ने गाजा में बंदरगाह बनाया। तब गाजा का नाम था टेल एस साकान, जिसका हिंदी में मतलब होता है राख की पहाड़ी। मौजूदा गाजा शहर से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण वादी गज्जा के उत्तरी किनारे पर आज भी टेल एस साकान के अवशेष मौजूद हैं।
कांस्य युग में टेल एस साकान यानी आज के गाजा पर कब्जे के लिए मिस्र के फराव और सीरिया के बीच छिटपुट लड़ाइयां लगातार होती रही। ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी यानी अब से करीब 3600 साल पहले मिस्र के फराव अहमोस प्रथम ने 3 साल की जंग के बाद टेल एस साकान पर कब्जा कर लिया। लगभग 500 साल बाद गाजा पर किंग डेविड का शासन शुरू हुआ, जिन्हें हिब्रू बाइबल में यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल का शासक बताया गया है। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में इजरायली साम्राज्य को हराकर असीरियन शासकों ने गाजा पर कब्जा किया, तो ईसा पूर्व 520 यानी लगभग 2540 साल पहले यूनानी शासकों ने गाजा विजय के बाद वहीं अपनी व्यापार चौकी स्थापित कर ली। पूरे जो पैलेस्टाइन का इलाका था एक बहुत अहमियत रखता था ये इलाका पूरी हिस्ट्री में अगर आप देखें, और उसके साथ साथ में मेडिटेरियन सी है जो समुंदर के रास्ते से अगर आपने कहीं जाना ट्रेड करनी है, आपके जो सी वर्ड ट्रेड होती है उसके माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा, हालांकि ये पहाड़ी इलाका है लेकिन यहाँ पे बड़ी डेंस आबादी है, कोई भी अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इजराइल ने भी किया है ना, इजराइल ने भी रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया है, तो उसी प्रकार ये पैलेस्टाइन के लोग भी इसको कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को और ही दिशा में बदल दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट के हमले के बाद गाजा पट्टी की जमीन कभी शांत ही नहीं रही। ईसा पूर्व पहली सदी में नबादियंस यानी अरब कबीलों के सरदारों के कब्जे में गाजा रही। उसके बाद अरब कबीलों को हराकर मिस्र ने इस पर कब्जा कर लिया। ईसा पूर्व 63वें साल में मिस्र को हराकर गाजा पर रोमन साम्राज्य हावी हो गया। ईसा पूर्व 30वें साल में रोम के सम्राट ऑगस्टस सीजर ने गाजा पट्टी वाले क्षेत्र को यहूदी राजा हेरोड द ग्रेट के हवाले कर दिया। साल 600 ईस्वी तक गाजा काफी हद तक शांत रहा। इस दौरान वहां अरब कबीलों के निवासियों में से ज्यादातर ने ईसाई धर्म अपना लिया था। इसी बीच इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई तो गाजा में धर्म के नाम पर युद्ध शुरू हो गया। साल 634 में राशिदुन खिलाफत ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को हराकर गाजा पट्टी को इस्लामिक राष्ट्र का हिस्सा बना लिया। गाजा में ये ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत थी। साल 796 आते आते गाजा में गृह युद्ध छिड़ चुका था जो अरब कबाइलियों के बीच शुरू हुआ। उसी का फायदा उठाकर तुर्की के मामलुक वंश के शासकों ने साल 868 में गाजा पर कब्जा कर लिया। फिर मिस्र के अयूबिद वंश ने गाजा को जंग में जीता और साल 1260 में मंगोल शासक हलागू खान ने गाजा पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। The Jews pray to their single God Yahweh for the arrival of stead. We bring them death. मंगोलों के हमले के वक्त गाजा शहर बेहद संपन्न हुआ करता था, लेकिन लगातार जंग और महामारी के बाद गाजा बदहाल होता चला गया। साल 1516 में गाजा पर ऑटोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने तक लगभग 400 साल तक गाजा समेत पूरा फिलिस्तीन तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की जागीर था। साल 1799 में फ्रांस के सैन्य शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने जब एशिया को जीतने का अभियान छेड़ा तो कुछ साल तक गाजा पर नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रेंच सेना का कब्जा रहा। पहली बार नेपोलियन ने पूरी दुनिया को गाजा का रणनीतिक महत्व बताते हुए कहा था कि अफ्रीकी देशों के लिए सेना की सरहदी छावनी और एशिया का द्वार गाजा ही है। देखिए, गाजा का जो लोकेशन है वो उसके वेस्ट में पूरा मेडिटेरेनियन है, साउथ में इजिप्ट है और ईस्ट में जो है वो इज़राइल है।
तो जो इसका इम्पोर्टेंस है लोकेशन वाइज, ये शुरू से हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और इसलिए इज़राइल ने भी इस पर कब्जा किया था 1948 में जब से लिया। 73 की जो जंग हुई उसके बाद जो 6 डे वॉर बोलते हैं, उसके बाद 20 साल तक इज़राइल ने गाज़ा के ऊपर कब्जा रखा और 2005 में उसको वॉलंटरली छोड़ा और अपने जो इज़राइल के नागरिक थे उनको खुद ही हटाया वहाँ से। तो उसका महत्व है, लेकिन साथ साथ में पैलेस्टाइनियंस को भी अपना आप एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो एक वादा था उसको भी उन्होंने पूरा किया। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और गाजा समेत पूरा फिलिस्तीन ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया। ब्रिटेन की सरकार ने साल 1922 में फिलिस्तीन को अरब मूल के लोगों की कॉलोनी बना दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यहूदियों के लिए अलग देश बनाने का सवाल उठा तो अमेरिका ने फिलिस्तीन का बंटवारा करने का प्रस्ताव रखा और 1947 में फिलिस्तीन बन गया यहूदियों और अरब समुदाय के लोगों के बीच जंग का मैदान।